ओ भाई, मैं मूवी दोबारा देखना चाहता हूँ पर देखूंगा नहीं। किस लिए देखूं मैं 3 घंटे की मूवी सिर्फ 15-20 मिनट के क्लाइमैक्स और कुछ एलिवेशन सीन्स के लिए? पहले 1.5 घंटे तक घटिया कॉमेडी और इलॉजिकल सीन्स देखूं और फिर 1.5 घंटे बाद मुझे कुछ वर्थ इट देखने को मिलेगा। भले ही मूवी में बहुत कमियां हो बट इसमें काफी अच्छी चीजें हैं जो डायरेक्टर ने काफी अच्छे से पुल ऑफ किया है, जैसे महाभारत के सारे सीन्स, विलन और अश्वत्थामा के सारे सीन, क्लाइमैक्स की फाइट और बाकी सभी चीजें। और इन्हीं सब चीजों को देखकर मेरा इस मूवी को फुल सपोर्ट है, क्योंकि ये हमारा एक फर्स्ट स्टेप है साई-फाई डिस्टोपियन मूवी के जॉनरा में और फ्यूचर में हमें ऐसे प्रोजेक्ट्स देखने को मिलते रहे। अब बिना पूरी वीडियो देखे प्रभास के कुछ टेस्टिकल फैंस आएंगे और मुझे गाली देंगे। ठीक है, दे लो गाली मुझे, और वो लोग सिर्फ जो मैंने मूवी को लेकर नेगेटिव चीजों को पॉइंट आउट किया है वही सुनेंगे। जो मैं पॉजिटिव्स बोलूंगा उस टाइम इनके कान बंद हो जाएंगे या फिर इनके स्पीकर फट जाएंगे, पर जो सच है मैं वही बोलूंगा। मूवी अच्छी तो है बट इंटरवल के बाद। तो शुरू से शुरू करते हैं। वीडियो में हैवी स्पॉयलर्स होने वाले हैं, तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए आगे चलते हैं। मूवी की शुरुआत होती है सीजी महाभारत वॉर के टाइटल कार्ड से, जो बिल्कुल इंस्पायर था बाहुबली 2 के इस टाइटल कार्ड से, बट इसके लेवल का 10% भी नहीं था। मैं आज भी इंट्रो देखता हूँ तो मुझे गूज़बम्स आते हैं। एज अ सीजी आर्टिस्ट मैं बता रहा हूँ, इस इंट्रो का सीजी बहुत ही गंदा सीजी था। फिर हमें महाभारत वॉर के कुछ सीन्स दिखाए जाते हैं जो बहुत ही अच्छे लग रहे थे, जब तक कि इन्होंने अश्वत्थामा के फेस को नहीं दिखाया। जैसे ही इन्होंने अश्वत्थामा के फेस को रिवील किया, मैं ट्रेलर के टाइम पर ही इस डी एजिंग सीजीआई को लेकर काफी स्केप्टिकल था, क्योंकि ये चीज मुझे कुछ खास जम नहीं रही थी, क्योंकि हर कोई रेड चिलीज नहीं होता। इनफैक्ट रेड चिलीज तक का करा हुआ डी एजिंग हमें एविडेंटली पता चलता है। यहाँ पर डी एजिंग की जरूरत ही नहीं, सीधा सीधा किसी भी एक्टर से यंग अश्वत्थामा का रोल प्ले करवा लेते। वैसे भी कैमियोस को मिलाकर आपकी इतनी बड़ी स्टार कास्ट तो थी ही, तो कोई भी यंग अश्वत्थामा का रोल प्ले कर देता। बट नहीं, आपको चुल मची और आपने डी एजिंग के नाम पे सीजी फेस स्वैप कर दिया, जो कि किसी वीडियो गेम से कम नहीं लग रहा था। आपकी डी एजिंग की कॉस्ट कटिंग भी हो जाती और वो देखने में भी बुरा नहीं लगता, और यहाँ तक कि उस सीजी फेस की लिप सिंक तक मैच नहीं हो रही थी। और भाई, किसका आइडिया था कि हम लोग कृष्ण जी का फेस रिवील नहीं करेंगे, उनके फेस को डार्क रखेंगे अंधेरे में और बिना कोई मुकुट के एक सिंपल सी कॉस्ट्यूम पहना देंगे। कृष्ण जी एक राजा थे। हमारे कल्चर ही इतना रिच है कि हमने बचपन से ही सभी देवी देवताओं को आभूषणों से लदे हुए देखा है, बट यहाँ अपने वैरागियों वाले श्वेत वस्त्र पहने दिखा दिए बिना कोई आभूषण और मुकुट के। सीरियसली, आपके पास इतने सारे कैमियोज और बजट था, आप दलकीर सलमान को ही कृष्ण जी के रोल के लिए कास्ट कर सकते थे। इनफैक्ट आपने जिसको कास्ट किया है उसी का ही फेस रिवील कर देते। मुझे पता है आप एक ईरानियन मूवी मैसेंजर ऑफ गॉड से इंस्पायर हुए, क्योंकि उसमें भी एक दूसरे रिलीजन के भगवान का फेस रिवील नहीं किया था, और उन्हें जरूरत भी नहीं थी फेस दिखाने की, क्योंकि उन्होंने अपनी हॉलीवुड बुक के अकॉर्डिंग सही किया था। जरा इन कृष्ण जी के कैरेक्टर को देखिए, ये एक 100 करोड़ के बजट के टीवी सीरियल के कैरेक्टर है, और ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। लोग आज भी कृष्ण जी के वॉलपेपर्स और बाकी चीजों के लिए इन कृष्ण जी का यूज करते हैं। इनका फेस, बॉडी स्ट्रक्चर, अटायर, ऑर्नामेंट, डायलॉग डिलीवरी चरम सुख देती थी हमें, बट यहाँ पर श्री कृष्ण की वॉइस भी काफी हैवी थी। तो ओवरऑल मुझे महाभारत के सारे सीन एपिक लगे, बट दो चीज की कमी थी, एक अश्वत्थामा के फेस की और श्री कृष्ण के पोर्ट्रेयल की। फिर मूवी हमें अपने 2898 AD के एरा में लेकर जाती है और थोड़ी सी बेसिक सी समरी देती है कि पास्ट में कोई बॉम्बे वॉर हुई थी जिसमें कॉम्प्लेक्स की आर्मी जीत गई थी और शंबाला के रेबल्स किसी माँ को ढूंढ रहे हैं। कॉम्प्लेक्स और काशी के कुछ व्यूज दिखाए जाते हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे, और फिर प्रभास की एक ठंडी एंट्री होती है। मतलब इतनी बड़ी मूवी, इतना बड़ा बजट, इतने बड़ी स्टार कास्ट, और आपने मेन हीरो की एंट्री एकदम ठंडी करा दी। मैं ऐसी एंट्री एक्सपेक्ट कर रहा था, बट आपने तो किसी पदार्थ का सेवन करके प्रभास के कैरेक्टर को लिख दिया। एक होते हैं सूखे नशे, फिर आते हैं गीले नशे, और फिर आते हैं कॉम्प्लेक्स के नशे, जो कि प्रभास का कैरेक्टर इस मूवी में कर रहा था। मैंने ट्रेलर में ही बोला था, प्रभास एक मासी एक्शन स्टार है, आप उससे कॉमेडी कराओगे तो वो बिल्कुल भी सूट नहीं होगा, और जिसका डर था वही हुआ। हमें आधी मूवी में प्रभास का क्रिंज और बोरिंग ह्यूमर देखने को मिलता है। कुछ एक आधा कॉमेडी सीन में हमें हंसी भी आती है, और कुछ मेटा जोक्स में भी हमें हंसी आती है, जैसे प्रभास का वो रेबल फैंस वाला रेफरेंस, प्रभास और राजामौली की कॉन्वर्सेशन में प्रभास का राजामौली को अपना 5 साल देने वाला रेफरेंस, और राजामौली का ये बोलना कि अगली बार जब मिलेगा तो 10 साल लूंगा। तो ये जोक्स हमें हंसाते तो है। प्रभास की एंट्री में हमें एक फाइट सीक्वेंस दिखाया जाता है कुछ बाउंटी हंटर्स से, और वो फाइट सीक्वेंस खत्म होने तक का नाम ही नहीं ले रहा था। ना कोई हाई पॉइंट, ना कोई लो पॉइंट, ना कोई एलिवेशन और हेरोइक मूवमेंट, बस कैजुअली सब लड़ रहे हैं। ना कोई बैकग्राउंड म्यूजिक उस फाइट सीक्वेंस को एनहेंस कर रहा था, और ऊपर से प्रभास की क्रिंज कॉमेडी। और भाई, क्यों डाला इसमें लव एंगल जब आपके पास दिशा पटानी के कैरेक्टर के लिए कुछ खास राइटिंग नहीं थी? तो पूरी काशी सिटी में कोई भी लड़की नहीं दिखी जिसने ऐसे छोटे कपड़े पहने हो, और ये कपड़े भी किसी बिकिनी से कम नहीं थे। दिशा पटानी ने स्ट्रेट 10 मिनट तक अपने एब्स और क्लीवेज ही फ्लॉन्ट किया है। दिशा पटानी को इन्होंने सिर्फ स्किल शो के लिए रखा, और यहाँ पर प्रभास और दिशा पटानी की कोई गलती नहीं है। उन्होंने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है। यहाँ पर गलती थी तो इनके कैरेक्टर की राइटिंग और स्क्रीन प्ले की। इन्हें जो करने को बोला इन्होंने वही किया। मूवी तब इंटरेस्टिंग बनती है जब दीपिका के कैरेक्टर को
इंट्रोड्यूस किया जाता है तब मूवी अपने ट्रैक पर चलती है। फील होता है कि हम कोई हॉलीवुड लेवल की मूवी देख रहे हैं और हमें पता चलता है कॉम्प्लेक्स में चल रहा है सीक्रेट मिशन के बारे में। फिर कमल हसन के एक विलन कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कराया जाता है जो कि डायरेक्टर की एक परफेक्ट चॉइस थी। उस कैरेक्टर में यूज हुआ VFX, CGI, डायलॉग डिलीवरी सब कुछ टॉप नॉच था। कमल हसन का विलेनियस कैरेक्टर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बेंचमार्क सेट करने जा रहा है। इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं इनका ज्यादा रोल देखना चाहता हूँ। सिर्फ 5 मिनट के ही स्क्रीन प्रेजेंस से इन्होंने पूरी मूवी का लेवल बढ़ा दिया। तो सोचो नेक्स्ट पार्ट में ये क्या करेंगे। और लास्ट में वो चतुर्भुजाओं वाला सीन और जिस तरह उन्होंने उस गांडीम को उठाया और डायलॉग डिलीवरी थी वो सच में एक चरम सुख दे रहा था। और तेलुगु लीक क्लिप में तो उन्हें संस्कृत में बोलते हुए देखा। जिस तरह वो हवा में लेविटेट हो रहे थे, बात कर रहे थे, उनके एक्सप्रेशंस और उनके पीछे का एक थीम म्यूजिक वो काफी डार्क और हॉरर फील करा रहा था। हेड्स ऑफ टू नाग अश्विन कि उन्होंने इतने अच्छे से विलेन के कैरेक्टर को शो किया। और मूवी में मैंने एक चीज नोटिस करी कि महाभारत के टाइम के कौरव साइड के नेगेटिव कैरेक्टर्स को इन्होंने यहाँ पॉजिटिव साइड में रखा, जैसे अश्वत्थामा और कर्ण, और अर्जुन के गांडीव को जो एक पॉजिटिव साइड में था इस टाइम के विलन के हाथ में दिखाया। तो पॉजिटिव नेगेटिव बन गया और नेगेटिव पॉजिटिव बन गया। और हो सकता है फ्यूचर में हमें भीम की गदा भी यास्किन वील्ड करते हुए दिख जाए, क्योंकि अब हमें वो चतुर्भुजाओं के साथ दिखने को मिलने वाला है। और एक शॉट में तो हमें कलेक्शन रूम में एक गदा भी देखने को मिलती है। तो हो सकता है जिस तरह देवताओं के भुजाओं में हमें अलग अलग अस्त्र शस्त्र देखने को मिलते हैं वैसे ही हमें यास्किन के भी भुजाओं में अलग अलग वेपन्स देखने को मिल जाए। और इंटरवल ब्लॉक भी काफी अच्छा रहा। भले वो गेम ऑफ थ्रोन्स के इस सीन से इंस्पायर लग रहा था बट फिर भी वो काफी अच्छा लग रहा था। और डायरेक्टर ने जो बोल्ड मूव लिया उस इंटरवल ब्लॉक के लिए, उस चीज के लिए डायरेक्टर को तारीफ बनती है। और अश्वत्थामा के कैरेक्टर ने ही पूरी मूवी को कैरी किया है। अब पता चला अमिताभ बच्चन को महानायक क्यों कहा जाता है। वो जब जब स्क्रीन पर आ रहे थे तो छा रहे थे। उनकी फाइट कोरियोग्राफी, डायलॉग डिलीवरी, उनकी एक्टिंग, उनका स्क्रीन प्रेजेंस बहुत ही एपिक था। बस दिक्कत ये थी कि उनके फाइट सीक्वेंस काफी चोपी फील हो रहे थे, जो कि ऑब्वियस सी बात है क्योंकि उनकी एज भी हो चुकी है। और भाई कैमियोज क्यों डाले, कौन सी ऑडियंस को केटर करना चाह रहे थे इसके मेकर्स। मूवी में टोटल 5 लोगों का कैमियो है जिसमें से 4 लोगों का कैमियो इन्होंने वेस्ट किया है। कोई ठेले वाला बनकर आ रहा है 2 मिनट के लिए, कोई बाउंटी हंटर बनकर आ रहा है, कोई रैंडम प्रेग्नेंट लेडी बनकर आ रही है। किसी की भी स्क्रीन प्रेजेंस में दम ही नहीं था। तुम रैंडमली कुछ भी उन्हें बनाकर दिखा रहे हो। बेस्ट कैमियो इन्हें कहते हैं। राजमौली को तुम द्रोण बना सकते थे, तलकीर सलमान को तुम कृष्ण बना सकते थे और मृणाल को कोई अच्छी स्टोरी दे सकते थे। बस तुम अर्जुन बनाकर विजय देवरकोंडा को ही जस्टिस दे पाए। अगर यही रैंडम कैरेक्टर तुम प्ले करवाना चाहते थे तो तुम किसी भी छोटे एक्टर्स को कास्ट कर सकते थे। आपने वेस्ट किया है अपने बजट को इन कैमियोज के ऊपर। और फिर मूवी अपने सेकंड हाफ में फुल पोटेंशियल दिखाती है। सेकंड हाफ में हमें शंबाला दिखाया जाता है ठीक वकांडा की तरह, और शंबाला भी हमें सिर्फ उतना ही दिखाया है जितना हमें ट्रेलर में देखा था। और फिर वहाँ दीपिका के कैरेक्टर को लाया जाता है। उसके वहाँ पहुंचते ही शंबाला में बारिश हो जाती है और वहाँ के लोग इस चीज को एक ओमन की तरह समझते हैं। वो दीपिका को एक रेवरेंड मदर की तरह ट्रीट करते हैं, जैसे ड्यून 2 में पॉल की माँ को फ्रेमेस ट्रीट करते हैं। मूवी हमें शंबाला और उसके लोगों के बारे में सिर्फ ऊपर ऊपर से ही बताती है कि यहाँ के लोग रेबल्स है जो कॉम्प्लेक्स की आर्मी से लड़ रहे हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स ने अर्थ के सारे रिसोर्सेज खींच लिए हैं और काफी तगड़ा वो लोग क्लास डिवाइड का खेल खेल रहे हैं। और बस इतना ही बताया जाता है हमें कॉम्प्लेक्स और शंबाला के बारे में, जो कि एक बहुत ही वीक स्क्रीन प्ले की निशानी है। इन्हें थोड़ा तो कॉम्प्लेक्स की ओरिजिन के बारे में दिखाना चाहिए था कि आखिर कॉम्प्लेक्स कैसे वजूद में आया और आखिर कौन है सुप्रीम यास्किन, वो ऐसा क्यों हो चुका है और कैसे हो चुका है, और आसपास में वो लेविटेट होने वाली वो बॉल्स क्या है, क्या वो कली की 5 कॉन्शियसनेस है, और यास्किन लेविटेट क्यों करता रहता है, और शंबाला कैसे और क्यों वजूद में आया, उनके वेपन सिस्टम बाकी वेपन सिस्टम से क्यों अलग दिखते हैं, इतने सालों से कॉम्प्लेक्स की आर्मी क्यों नहीं ढूंढ पाई शंबाला सिटी को, और अश्वत्थामा की मड़ी उन लोगों के पास कैसे पहुंची। हमें इनका कोई आंसर नहीं मिलता। इन लोगों ने हम सब की बनाई फैन थ्योरीज पर पानी डाल दिया। क्या कुछ नहीं सोचा था हमने, कितनी एक्सट्रीम लेवल की थ्योरीज यहाँ फैंस और यूट्यूबर्स ने क्रिएट कर ली थी। 2 महीने पहले से ही लोगों ने डिस्कशन शुरू कर दिया था, बट मेकर्स ने हमें कुछ ज्यादा दिखाया ही नहीं। मैं मानता हूँ आपने ये सब चीजें सेकंड पार्ट के लिए बचा कर रखी होगी, बट आपने फर्स्ट पार्ट को ही इलॉजिकल और अनवांटेड सीन्स डालकर बोरिंग बना दिया। आपने ये सब दिखाने के बजाय प्रभास के क्रिंज कॉमेडी दिखाने को चूज किया, दिशा पटानी के एप्स को फ्लॉन्ट करने को चूज किया और इम्पैक्टलेस कैमियोज दिखाने को चूज किया। बात करें बैकग्राउंड स्कोर की, वो भी कुछ खास इम्पैक्ट नहीं डाल पाते। किसी भी सीन को एलिवेट करने के लिए एक अच्छे बैकग्राउंड स्कोर का होना बहुत जरूरी होता है, चाहे वो इमोशनल सीन हो, चाहे वो फाइट सीक्वेंस हो या कोई मासी एंट्री सीन हो। किसी भी सीन्स के साथ आपका बैकग्राउंड स्कोर मैच ही नहीं हो रहा था। सॉन्ग को आपने एक टॉयलेट ब्रेक के लिए यूज किया, ना कोई बैकग्राउंड स्कोर याद रहता है और ना कोई सॉन्ग याद रहता है। और बात करें सेट पीसीज, प्रोडक्शन डिजाइन और VFX CGI की, तो इन्हें देखकर लगता है कि 600 करोड़ बर्बाद तो नहीं हुए हैं। मूवी के विजुअल्स काफी अपीलिंग है। मूवी हमें काफी अच्छे विजुअल्स दिखाने में सक्सेसफुल रहती है, बट ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल हॉलीवुड स्टैंडर्ड का ही दिखा देती है। और रेबेलियंस की ये थर्माकोल गन मूवी में भी थर्माकोल के ही
ही लग रही है, ना इनमें कोई वेट फील होता और ना ही कोई डिटेलिंग दिखती। तो इन दी एंड में यही क्या होगा, मूवी इंटरवल से पहले बहुत ही बोरिंग है, जिसकी वजह से इसकी थिएटर में रिवॉचेबिलिटी काफी कम हो जाती है। बट इंटरवल के बाद ये एकदम गॉड मोड पर चले जाती है और उसके बाद हर कोई इस मूवी को एंजॉय कर सकता है। तो फ्यूचर में इस तरह के कंटेंट बनने के लिए हमें आज इस मूवी को सपोर्ट करना होगा। कमेंट में आप मुझे बताओ आपको ये मूवी कैसे लगी, आपको क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। दिस इज निखिल, यू आर वॉचिंग OG Flick।